मेरा बेटा गर्व से कहे कि भाई मेरी मम्मी ने इतना करा मेरे लिए, उसको भी कमाने की जरूरत ना पड़े, मैं इतना कमाना चाहती हूँ सर। सबसे पहले हमें उनको ये सिखाना पड़ेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। उन्हें बिना बात के सुख सुविधाएं देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारी स्टूडेंट निशा का, जो कि बिलोंग करती हैं सोनीपत ब्रांच से। और जब आप इनको देखेंगे तो आपको लगेंगे कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हैं। ऐसी ड्रेस क्यों बनाई आपने, बताएं ज़रा। सिर पता नहीं, मेरा मतलब सपना सा था कि भाई मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे डांस करूं। तो ये कॉलेज से ही था, पर वहाँ पे मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे सर कि भाई ऐसे डांस वगैरह करे। तो फिर मैं जैसे यहाँ पे आई, ये चीज़ सीखने लगी, तो मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला सर कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। मैंने जैसे फ्रेशर पार्टी में करा था, सोचा था कि डांस के लिए, पर फिर मेरे को ये हुआ नहीं, मेरे को तो ड्रेस बनानी है जिसके लिए आई थी। फिर मेरी फेयरवेल आई ना, तो फेयरवेल में ये सोचा कि भाई अब तो ये लास्ट मौका है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ दिखाने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मैं डांस की क्लास ले लूँ, कि भाई मैं डांस कर लूँ। तो वो बोले नहीं कि भाई तू स्टिचिंग करेगी ड्रेस या फिर उस पे डांस करेगी। तो मेरा फिर वहाँ पे वो हो गया कि भाई नहीं करना। तो मेरे को ये आइडिया आया कि भाई क्यों ना ये ऐसे कपल में जैसे राधा कृष्ण की कुछ बना के और एक डांस करूं, और कि भाई डांस का डांस हो जाए और रैम्प वॉक की रैम्प वॉक हो जाए। तो ये आइडिया मेरे को वहाँ से आया था सर। श्री कृष्ण भगवान में ज़्यादा आस्था आपकी? बहुत ज़्यादा सर। कब से, बचपन से? बचपन से, क्योंकि हमारी मानता है सर, इस वजह से। अच्छा, हाँ, कहाँ कहाँ गए हैं आप? मैं खाटू श्याम जी गई हूँ सर, वृंदावन गई हूँ, यहीं गई हूँ सर। वृंदावन जाके कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत अलग फील होता है सर। डिवाइन फील होता है कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा। खाटू श्याम जी में भी होता है? खाटू श्याम जी में तो इतना होता है सर वहाँ पे कि लगता है कि कुछ है हाँ, एक्चुअल में? बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं भी दोनों जगह गया हूँ, और मैं तो और भी काफ़ी जगह गया हूँ। मतलब आप समझे, जहाँ पे भी लोग जाके मत्था टेकते हैं ना, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जब मैं शुरुआत में बच्चे आते हैं तो उनको ये कहता हूँ कि ईगो बार, ऐसे मत्था टेक के अंदर आएंगे। हाँ, ये भी शिक्षा का मंदिर है। तो लगभग आप कितने दिनों में जाते हैं? एकादशी पे जाते हैं खाटू श्याम जी? हाँ सर, एकादशी पे तो जैसे सोनीपत वाला है, अभी खुला हुआ है खाटू श्याम जी सोनीपत का। में भी मंदिर है? यस सर, कालीपुर चुंगी पर ही है वो। अच्छा, वहाँ जाते हैं, और एक साल में खाटू श्याम जी या 6 महीने में हो जाता है। ओके। फिर आपने इंस्पिरेशन ले ली और आपने डांस भी किया, आपने ड्रेस भी शो की। जी सर। आपके मन में ये नहीं आया कि मैं राधा कृष्ण बन के घूमूंगी, तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? वो तो ड्रेस बनाने लग गए ना सर, जब ही नेगेटिविटी लगा दी थी लोगों ने, मतलब ये कहने लगे थे। मैंने फर्स्ट मैम को दिखाया था कि मैम मेरे को ये करना है, तो मैम बोली बहुत अच्छा है, बहुत मतलब यूनिक आइडिया है। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, जो राधा थी, तो उसके मन में ज़्यादा डाल दी कि तू ये बनाएगी, तू ये करेगी। तो मैं बोली, मैं कहा बहुत अच्छी है, तू करके देख। मैंने बहुत बार मतलब इसको ये हुआ, उसने ना करी और मैंने उसको मनाया है। यहाँ तक सर, जब वो लहंगा स्टिच कर रही थी ना, मैंने जब तक भी उसको मनाया, और उसने फेयरवेल पे जब रैम्प वॉक करी ना, वहाँ तक मनाया मैंने उसको। मतलब इस समाज में सबसे भारी समस्या वही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम हाँ, अपने से पहले लोगों ही सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जबकि वो हमारे बारे में नहीं सोचते। इतना फालतू टाइम नहीं है किसी के पास कि कोई किसी के बारे में सोचे। आप समझें, अब जब आप यहाँ हैं सोनीपत से आज इंटरव्यू देने, ठीक है, रास्ते में कितने लोगों को देखा होगा आपने? बहुतों को देखा है। किसी की शक्ल याद है अभी? नहीं सर। कितने व्हीकल्स को देखा होगा अपने आसपास? हाँ, बहुतों को देखा है, पर क्या वो उनके नंबर याद हैं? नहीं सर। आप जिस गाड़ी में है उसका नंबर आपने देखा क्या है? नहीं। नहीं ना। आप इस चीज़ को समझें, हमारा दिमाग चीज़ों को फ़िल्टर आउट करता है। ऐसे जो और लोग हैं वो भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमें ये बताता है कि हम इस पृथ्वी का केंद्र है। अगर हो सकता है हम ना रहे तो पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हम अपने ऊपर ध्यान रखें खुद का, बस, कि मेरे को क्या करना है। दूसरों, मतलब क्या बोलते हैं अपने हरियाणवी लैंग्वेज में अगर बात करें, दूसरा जाए बाढ़ में। हमारे बारे में वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, हमें उसी से मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारे दिमाग की भी एक स्टोरेज क्षमता है, वो सब स्टोरेज कर करके हम अपने दिमाग को ख़राब कर लेंगे। इससे पहले आप क्या करते थे अपने लाइफ में, क्या कर रहे थे?
इससे पहले सर मैं जैसे टीचिंग की तैयारी करती थी, मैंने फिर सीटेट क्लियर किया था, एसटेट क्लियर किया था, फिर सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगी। तो मतलब हरियाणा सरकार में टीचर लगना चाह रहे थे आप, ऐसा? हाँ सर। सीटेट तो लेकिन सेंटर का होता है। सेंटर में भी हाँ सर, दोनों दिए थे मैंने। तो मनी नहीं बात फिर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये होता था कि टेस्ट चला जाता और फिर डिप्रेशन दे जाता था मेरे को कि क्यों? होता ही नहीं था, क्योंकि जर्नल वालों का सर है थोड़ा, जर्नल ये वालों अलग का नहीं लेवल का होता। दर्द है। ओके, अगर आप मान के चलो किसी दूसरी कैटेगरी में होते तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाता? मैं 1% ये सोच के चलती है सर, हो जाता। लेकिन क्या जो उन लोगों ने फेस किया वो आपने फेस किया कभी, डिस्क्रिमिनेशन उस चीज़ के आधार पर? नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या हाँ। समझाना चाह रहा हूँ? अब जैसे मैं यूपीएससी के पेपर दिए मैंने 3 साल, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अगर उस कैटेगरी में होता तो हो जाता। हो सकता है उस कैटेगरी में होता तो मैं तैयारी ना कर पाता, क्योंकि वो सर्कमस्टांसिस अलग होते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं और मतलब हर धर्म में रहे, हर जाति में रहे, तो मैंने देखा है कि एक्चुअल में जो आरक्षण है वो जायज़ है और वो होना ही चाहिए, वो लेजिटिमेट है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। नहीं सर, जर्नल जर्नल का नहीं है ना, वो तो एक फैमिली का भी सपोर्ट हो जाता है, दोनों चीज़ हैं कंबाइंड सर। कि अच्छा। भाई मेरे को अपना बेटा भी संभालना होता था और उसकी पढ़ाई भी, अगर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठती थी तो उसकी छूट जाती थी, ये भी होता था सर मेरे जो आप साथ। समझें, मेरी एक भाभी हैं और वो एमए बीएड है, और कई एक दिन पता नहीं क्या उसने छोटी सी स्पेलिंग गलत बोल लिया, कुछ बोला, तो मैंने कहा कि आप तो पढ़े लिखे हो। कह रही मैं तो बच्चे होने के बाद अनपढ़ जैसा फील करती हूँ। कब मैंने डिग्री की थी, 10 साल की बात होगी। बोला मैंने पढ़ाई से ऐसा नाता टूट गया है कि मेरे में और अनपढ़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप समझिए, महिला की जब शादी हो जाती है तो ओफली पुरुष समाज उसको कम समझ पाएगा, तो एक अलग सा जीवन में प्रवेश कर जाती है वो। सपोज कीजिए आपका बच्चा हो गया, आपके पति के करियर पे ज़्यादा असर नहीं आया होगा, नहीं सर। उनका करियर वैसे चलता रहा होगा, लेकिन आपका करियर एकदम, क्योंकि आप समझें पहली जिम्मेवारी आज भी माँ की समझ जाती है कि बच्चे को पढ़ेगी। अब मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मैं अपने घर से ही बात करूँ तो जो मेरे बच्चों को ज़्यादातर समय देती है मेरी वाइफ ही देती है। मैं जब बिज़नेस में अच्छा कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि मेरी वाइफ घर पे बहुत अच्छा समय बच्चों के साथ दे पा रही है। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद फिर जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर इस फील्ड की तरफ कैसे आए आप? सर इसमें जैसे मेरी मम्मी भी पहले काम करती थी, जैसे फरीदाबाद उसमें थी कंपनी में, तो ये स्टिचिंग का ही काम करती थी मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी भी ऐसी थी सर कि भाई जो भी कोई डिज़ाइन दिखता था वही बना देती थी। तो मेरे को पहले मतलब बहुत ज़्यादा शौक था स्टिचिंग। जैसे मैं कोई भी ड्रेस देखती थी तो मम्मी को कहती थी मम्मी ये ड्रेस बना दो मेरी, तो मेरी मम्मी बना देती थी। फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मेरा भी था कि मेरे को किसी भी बुटीक का पसंद नहीं आता था सर, कि मैं इतने एक सिलाई नहीं मार लूँ ना अपनी ड्रेस पे, इतने मेरे को ये था, रोटी भी हजम नहीं होती थी, मैं ज़रूर उसमें एक सिलाई ज़रूर मारती थी अपनी साइड से कि मेरे को ये फिनिशिंग चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने, जैसे जब मैं तैयारी करती थी तो मैं ये ड्रेस बनाने लग जाती थी टेस्ट के बीच में, तो मेरे हस्बैंड एक दिन बोले कि भाई आप ये कर लो। तो फिर मैं सोनीपत ब्रांच में जैसे विज़िट की हमने, फिर जब के बाद सर क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जो मतलब आप सिलाई जानते थे पहले से, क्या क्या बना लेते थे आने से पहले? सर मैंने मोस्टली रितु मैम की क्लास देखी है, जब से मैंने स्टार्ट किया ना अपना, मैंने अपनी मम्मी से नहीं सीखा बिल्कुल भी। मैं रितु मैम से 2020 से हूँ अटैच। तो मैं जब भी कोई मतलब कुछ भी मैंने सबसे ज़्यादा बनाए हैं ना तो कफ्तान बनाए हैं वो। तो मैं रितु मैम की क्लास खोलती, यूट्यूब पे सर्च करती और वो जब भी आ जाते थे तो रितु मैम के ही देख के बनाई है। ओके, तो जब आप ब्रांच पे आए पहले दिन कैसा फील हो रहा था? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था सर, जैसे मेरा सपना सब पूरा हो रहा है। क्या सीखा था पहले दिन? पहले दिन तो सर जैसे वो मैम ने टूल्स वगैरह बताए थे, मशीन के बारे में बताया था। ओके, तो फिर ऐसी कौन सी क्लास थी जहाँ पे आपको ये लगा कि हाँ मैंने आगे यहाँ पे आके सही किया और ज़रूर मैं कुछ सीख के जाऊँगी यहाँ से? मेरे को सर जैसे आर मोल की क्लास आई थी ना, तो मेरे को उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि भाई आर मोल में इतना मतलब लेना होता है मेज़रमेंट, इतना किस चीज़ में मेज़रमेंट लेना होता है, शोल्डर में लेना होता है। तो उस चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा ये लगा था कि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैंने यहाँ आके बहुत सही किया है। और ऐसा वो कहते हैं सभी बच्चे लगभग कि 15 से 20 दिन लग जाते हैं समझने में, थोड़ा विश्वास करने में या रुकने में। आपका कैसे एक्सपीरियंस लिया उस मामले में?
मेरे को ये अंदर से ही था सर, मेरे को ये करना ही है, तो इस वजह से मैं, ये नहीं था कि भाई मेरे को 15 दिन रुकना है या फिर मेरे को 20 दिन ही रुकना है। मेरे को ये था कि मेरे को सीख के ही जाना है, और मेरा लास्ट ऑप्शन यही है कि मेरे को बुटीक ओपन करना है अपना। तो क्या आप उस लेवल का सीख गए कि आप अपना बुटीक ओपन करके चला पाएंगे? हाँ सर, आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो सर, जब मैंने मरमेड वाली ड्रेस स्टिच कर दी थी, कि मैं अब तो 3 महीने में तो मैं बहुत कुछ सीख गई होंगी सर। अच्छा, बना दी थी आपने? हाँ सर, जब मैम ने विजिट किया था, जब मैंने पहन के दिखाई थी, उसी के बेस पे तो मेरे को मशीन दिलाई है सर मेरे हस्बैंड ने। ये क्या कहानी है मशीन दिलवाने वाली? मशीन वाली ये है सर, मैम को विज़िट करना था, तो मैम ने, जैसे हमारी रितु मलिक मैम ने बताया कि भाई मैम आने वाली है तो आपको एक ड्रेस बनानी होगी। तो उसी दौरान मैम ने एक वर्कशॉप दी थी मरमिड वाली ड्रेस की, तो मैंने वो देखी थी, मैंने वो पूरा उसका जो भी बताया था मैम ने, मेज़रमेंट वगैरह सब कुछ लिख लिया था। फिर मैंने वो ड्रेस बनाना स्टार्ट किया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई अगर आपकी ड्रेस मैम अच्छी बता देगी ना, तो मैं तेरे को मशीन दिला दूंगा, क्योंकि मेरे को मशीन की नीड थी सर। तो फिर मैं, जब मैम आई, जब हम गए, तो मैं सबसे आगे बैठी थी। तो मैं जैसे बोला ना मैम ने कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, तो मैंने उठ के बोला था मैम बस मेरी आप ड्रेस बता दो कि भाई कैसी लग रही है। तो मैम बोली आपकी बहुत अच्छी लग रही है। मैं बोली मैम क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि भैया आप अच्छा बताओगे ना तो मेरे को मशीन दिलाएंगे। तो मैम ने बोला मेरे से भी अच्छी है, आपको तो 2 मशीन दिलानी चाहिए। मशीन दिलवाई फिर हाँ आपके सर, हस्बैंड ने? 1 महीने के बाद मेरी मशीन आ गई थी सर। उससे पहले मशीन नहीं थी आपके पास? वो थी सर, वो घर वाली, वो जो ऐसे हाथ वाली होती है। लेकिन इन इंडस्ट्रियल मशीनों पे काम करने के बाद उन पे काम नहीं होता, मज़ा नहीं आता? काम भी नहीं होता सर। तो अभी जब आप यहाँ से प्रॉपर सीख के चले गए तो कुछ काम भी कर रहे हैं आप, कस्टमर्स के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दिया? नहीं, अभी तो जैसे अपनी फैमिली के सिल रही हूँ सर। तो अभी थोड़े दिन, जैसे मैं अपने आप को है ना 4-6 महीने देना चाहती हूँ सर। 4 से 6 महीने क्यों लेना चाह रहे हैं आप? मैं 4 से 6 महीने ऐसे देना चाहती हूँ सर कि मैं प्रॉपर अपने घर वालों के स्टिच कर लूँ, अपनी ड्रेस स्टिच कर लूँ, क्योंकि बाद में हो सकता है कस्टमर ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, ऐसा? हाँ ये सर। कोई पूछता भी है आपके ऐसी ड्रेसेस को देखे कि हमारे लिए कुछ बनाओ? हाँ सर, वो तो ऑर्डर भी आते हैं कि भाई कितने पैसे लोगे। जैसे मेरे बेटे की मैडम है, वो बोली कि भाई मेरी ये शॉर्ट कुर्ती और अम्ब्रेला वो सिल देना, स्कर्ट। तो मैं कहा ठीक है सिल दूँगी। ओके, ठीक है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बीटेक इंजीनियर है सर। इंजीनियर हैं। उनका कितना सपोर्ट रहा आपको आगे बढ़ाने में? बहुत ज़्यादा सर, इवन सारा ही उनका है। मेरा तो मतलब ऐसे लगा लो 10% होगा, उनका पूरा 90% है सर। और जो अभी आपके बच्चे हैं उनको कौन संभाल रहा था? मेरे बेटे को वैसे तो सर वही है कि उनकी शिफ्टों में वो है, ड्यूटी है, तो इस वजह से मेरे को ही अरेंज करना होता था कि भाई मैंने ट्यूशन लगवाया था। तो ट्यूशन लगवा के जैसे कैब वाले भैया छोड़ जाते थे ट्यूशन पे, और फिर मैं यहाँ से जैसे जाती तो अपने बेटे को लेकर चली जाया करती सर। तो मेरे को तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था सर बेटे को लाने के लिए। तो ये स्ट्रगल मेरा चलना है भी सर। चाहिए इतना तो पैदल 1-1.5 किलोमीटर नहीं सर, और जैसे रिक्शा तक भी जाना वो भी बहुत हो जाता था, तो 3 तो हो ही जाता था सर। मैं तो ये वहाँ का बता रही हूँ जब मेरे बेटे को लाना होता है बस। तो इन 3 महीनों के दौरान आपका लगभग खर्च कितना हो गया यहाँ पे? सर मेरा हो गया होगा 1-1.5 लाख रुपए। 1 से 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख, हाँ। ऐसा क्या क्या कर दिया आपने? सर मेरा फैब्रिक ज़्यादा हाई होता था। जैसे मैं ना ये सोचती हूँ कि कॉटन पे तो हम चला लेंगे मशीन, पर जो ऐसे ये अभी जो मार्केट में फैब्रिक आया हुआ है ना, इन पे अगर हाथ साफ़ हो गया ना हमारा, तो कॉटन पे अपने आप हो जाता है सर। और मशीन भी ले लिया आपने? मशीन हाँ, का खर्च भी उसके अंदर ही है? हाँ सर, उसी में लगभग 1.5 लाख रुपए आपने लगा हाँ, दिए? 1.5 लाख। तो लगभग कितने महीनों में कमा लेंगे 1.5 लाख रुपए आप जो आपने लगाए अपने ऊपर? मेरा तो ये है सर, मैं महीने के मतलब कम से कम 2-3 लाख रुपए कमाऊँ, इतना सपना है मेरा सर कि मैं इतने हाई लेवल का बुटीक खोलूँ। तो क्या करेंगे इतने पैसे का? कुछ नहीं सर, कर पैसा तो कम ही होता है सर। जितना आ जाए उतना ही कम है? हाँ, उतना ही कम है सर। 3 लाख आने लगेंगे तो सोचूंगी 30 लाख कैसे आएंगे? हाँ। ऐसा बहुत बढ़िया, ऐसे ही सोच होनी चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। ठहरना नहीं है जीवन में, चलते रहना है। तो इन 3 महीनों को जब आप मान के चलो आज से 20-30 साल बाद अगर बेड पे आप लेट के आराम से सोचेंगे, आपकी एज ठीक ठाक हो चुकी होगी, तो इन 3 महीनों को कैसे देखेंगे अपनी लाइफ में? मैं एक ऐसा है कि सर मेरा बेटा गर्व से कहे कि भाई मेरी मम्मी ने इतना करा मेरे लिए, कि भाई आगे वो उसको भी कमाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इतना कमाना चाहती हूँ सर,
कमाया। अब मेरी भी एक सलाह तेरे को, अपने बच्चों को कभी पैसे मत दिखा देना। भगवान करे तो 2 क्या तू 20 लाख रुपए महीना कमाए। आप समझें, एक जो स्ट्रगलिंग माँ बाप होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे बच्चों को कोई वो चीज़ ना देखनी पड़े जो मैंने देखी है। और जब बच्चे वो चीज़ नहीं देखते जो देखनी चाहिए थी, स्ट्रगल का पार्ट थी, वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमें अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाना। सबसे पहले हमें उनको ये सिखाना पड़ेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। उन्हें बिना बात की सुख सुविधाएं देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बच्चे फिर ना तो उसकी वैल्यू करते हैं, ना कुछ काम करते हैं। उनको गर्व भी नहीं होगा। एक समय के बाद वो कहेंगे ये तो इनकी ड्यूटी थी। समझ पा रहे हैं आप? ऐसी गलती ना करें। गर्व होना चाहिए, वो गर्व भी तभी होगा तब आप उनको पैसे की वैल्यू समझाएंगे कि पैसा मैंने कैसे कमाया। समझे? तो सोनीपत ब्रांच पे जो आपका स्टाफ था, उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? कैसे, क्या कभी डाउट सोल्व करवाया गया कि ऐसे बोला गया कि क्लासेस देख लो कुछ ये वो? नहीं सर, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन रितु मैम जैसे 11 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, तो 10 बजे हमें सबको नीचे बुला लेती थी क्लास में। रितु मैम का मतलब इनका रितु मलिक रितु मैम जो मलिक, ब्रांच हाँ। ओनर है सोनीपत की जी। तो नीचे बुला लेती थी 10 बजे, और फिर बोर्ड पे दोबारा जो पहली वाली क्लास में हुआ था ना सर, वो हमें रिपीट करवाते हाँ, मैंने देखा रील में बोर्ड पे क्या समझाते हैं वो मैम। जैसे हमें डार्ट डालनी नहीं आती, कितनी इंचेस पे डलेगी, कितना क्या मार्जिन लेना है, ये चीज़ सिखाती थी मैम। बहुत बढ़िया। और रितु मैम के साथ आप कभी मिले हैं? यस भैया। उनके साथ कैसी बॉन्डिंग फील होती है आपको? उनके साथ तो बस पूछो, मतलब भगवान है हमारे कि हम भगवान से ही मिल लिए। भगवान तो एक ही है, श्री कृष्ण ही है भगवान, जिन्होंने भगवत गीता में कहा नहीं था कि भैया, मैं हूँ भगवान। अब भी हमारे लिए मैम है, क्योंकि हमें ये लगा लो हमारा जीवन जीने की चाह उन्हें नहीं जगाई है। गुरु होता है, लेकिन हाँ। भगवान तो देखो श्री कृष्ण नहीं है। भगवान तो एक ही है पृथ्वी पे। आप समझे? किसी गुरु भी भगवान है सर। तो वो आपके अपना मानना है। हाँ। ओके। सोनीपत ब्रांच पे आपके कोई ऐसे दोस्त भी बने जो जीवन भर आपके साथ रहेंगे, आपको ऐसा लगता हो? हाँ सर, बने हैं। कैसी बॉन्डिंग रही स्टूडेंट से? बहुत अच्छी। झगड़ा तो नहीं हुआ मशीनों को लेके? नहीं, मशीन को तो सर वही है, पूरे बैच में नहीं हुआ किसी को भी कि भाई ऐसा हो गया हो कि नहीं ये मशीन मेरी है, तूने सुई तोड़ी है या कुछ करा है, ऐसा मतलब कुछ अच्छा नहीं। माहौल है सोनीपत बहुत ब्रांच ज़्यादा में? अच्छा था सर। आपके बैच के दौरान 2 फेयरवेल पार्टी हुई, एक जनवरी बैच की, एक आपकी खुद की फरवरी बैच की। जी सर। दोनों में आए थे आप? हाँ सर, दोनों में। एक में तो आपने ये ड्रेस पहनी थी, हाँ सर, सबने देखा था आपको। उससे पहले वाले में क्या पहना था? उससे पहले वाली में सर हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट बनी थी और ब्लाउज़ नहीं आए थे जब तक। फिर ब्लाउज़ अपने आप देख के, जैसे मैम की हेल्प लेके, और वो स्टिच किए थे सर। ओके। तो जब आपने रैंप वॉक की थी ज़िंदगी में पहली बार, कैसा फील हुआ था आपको? पता नहीं सर, अपने आप कॉन्फिडेंस आया था कि भाई अलग ही फीलिंग आ रही थी सर। अरे एक तो जैसे हम डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उस पर कैसे चलेंगे, पर वो अपने आप पैर रखे जा रहे थे सर। ओके। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? यस सर। क्या डालते हैं उसमें? सर उस पर जैसे मैम की रील हैं, या फिर हमने कोई भी चीज़ स्टिच करी है, या फिर फेयरवेल की है, ये सारी डालते हैं। ओके। सर मैम ने जैसे विजिट किया था तो हमने ऐसे ही बनाई थी वो रील, मैम ने डांस किया था तो हमने वो डाल दी, तो वो इतनी वायरल हो गई बहुत ज़्यादा सर। अच्छा। और वो हमें पता भी नहीं था, वो जब रितु मलिक मैम ने है ना हमारा केक कटवाया ना, जब पता चला मेरे को तो कि भाई हमारी इतनी पे व्यूज़ पे चली गई वो रील। कितने व्यूज आ गए थे? वो 1 लाख तक। 1 लाख व्यू हाँ, आ गए? 1 लाख व्यू तो मेरे अकाउंट पे नहीं आया आज तक। नहीं, 1 लाख आ गए। वो मैम थी ना सर। ठीक है। सोनीपत ब्रांच पे महिलाओं की सेफ्टी को लेकर आपका क्या कहना है, कैसा है? सर बहुत अच्छी है मैम। जैसे कोई भी जैसे छुट्टी मारते हैं बच्चे, या फिर कहीं लेट हो गए, तो मैम पर्सनली कॉल करती है कि भाई आज क्यों नहीं आए। और ये पर्सनली हमें बोला जाता है कि भाई जब भी छुट्टी करो तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको, या फिर इंटर करो सेंटर में तो आपको साइन करने पड़ेंगे, बायोग्राफी करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी है सर सेफ्टी तो। सही लगा। हाँ, बहुत अच्छी। ओके। जब इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे तो अंत में मैं चाहूँगा महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। सर महिलाओं को ये है कि भाई अपना खुद का काम करना चाहिए, चाहे मतलब चाहे जॉब करे या फिर अपना खुद का बिजनेस करे, कुछ भी करे, पर लाइफ में करना ज़रूर चाहिए कुछ भी, खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने से जीवन व्यर्थ है सर। क्यों? मज़े भी लेते हैं लोग खाली बैठ के? नहीं सर, मज़े नहीं है, वो तो बस बोरिंग है। वो काम करो और सो जाओ, उठ जाओ, खाना खा लो, बस यही है सर।
कुछ भी नहीं घर सर। कैद जैसा फील होने लगता है। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन जब बाहर हम सेंटर में आए ना सर, मतलब एक कॉलेज वाली लाइफ थी, इतनी फ्रीडम लाइफ मिल गई थी कि भाई वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब भी ये होता है कि सेंटर में चले जाएं। अच्छा, फिर आ जाया करो, सेंटर आपका अपना है। नहीं आते हैं सर। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट निशा को, जो कि बिलोंग करते थे सोनीपत ब्रांच से। आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि अपने जीवन में तमाम बुलंदियों को छुएं और बहुत जल्दी 3 लाख रुपए कमाने लग जाएं। फिर मैं इनको बताऊंगा 3 लाख रुपए का क्या करना है। सबसे पहले मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगी। जी सर बिल्कुल। क्योंकि इनको अभी पता नहीं है 3 लाख का क्या करना है। आप ही समझाएंगे इनको क्या करना है। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना नाम फिल करें। उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।